हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग करने वाले हैं यूटेक पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 में आया था। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूटेक पेपर फर्स्ट की एक सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी यानी सीडीपी के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। विच थ्योरी proposes the four major stages of cognitive development। संज्ञानात्मक विकास के चार प्रमुख अवस्थाओं को जो बताया गया था वो किसने प्रपोज किया था, किसने बताया था। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पिगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्यागोक्सी थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या बेंडूरास थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पिगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपने बीएड की है तो बीएड में आपने सीडीपी में ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, पिगेट की थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेमस है। पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है हमारी सीडीपी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज एसोसिएटेड विद स्पेशियल इंटेलिजेंस। हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है, यानी कि स्पेशियल इंटेलिजेंस से। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। verbal persuasion, assembling a complex appliance, developing and testing hypothesis, sensing when to be tactful। तो जो इसका आंसर है वो है असेंबलिंग अ कॉम्प्लेक्स अप्लायंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। देखिए, स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जब हमारे पास किसी पजल को सॉल्व करने की क्षमता हो। ठीक है, हमारे पास मन की आंखें हो, हम ये बोल सकते हैं ना। अगर हमारे पास मन की आंखें हैं तो हम कोई भी चीज़ इमेजिन करके उस पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं। उस तरीके की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो स्पेशल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो उससे मैच करने वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच मोटिवेशनल टेक्निक विल बी मोर यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स। जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, यानी कि धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ पाते हैं, याद कर पाते हैं, उनके लिए कौन सी मोटिवेशनल टेक्निक सबसे अच्छी होगी। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट, कंडेमनेशन या चैलेंज। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अवॉर्ड एंड एप्रिसिएशन। ठीक है, अवॉर्ड एंड एप्रिसिएशन इसका आंसर होगा। अगर हम उनको अवॉर्ड करेंगे, वो छोटी छोटी भी अगर कोई चीज़ करते हैं, कोई अचीव करते हैं चीज़, तो हम अगर उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको कोई प्राइज़ देंगे तो क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है कि वो ज़्यादा जल्दी लर्न करते हैं इंडिपेंडेंटली एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट ऑफ देयर ओन एज, यानी उनकी एज के स्टूडेंट से वो थोड़ा आगे होते हैं। उसके बाद उनके पास वेल डेवलप्ड वोकेबलरी होती है। ठीक है, उनके पढ़ने लिखने का कौशल अधिक उन्नत होता है। दे डू नॉट होल्ड देमसेल्फ टू हायर स्टैंडर्ड देन यूजुअल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वो सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन है कि वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और चैलेंजिंग सिचुएशन में भी वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो इनमें से कौन सा गुण जो है वो एक गिफ्टेड चिल्ड्रन का नहीं है, एक विशिष्ट बालक का नहीं है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वे स्वयं को सामान्य उपलब्धियों के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं, यानी कि नॉर्मल स्टैंडर्ड से ऊपर वो नहीं होते हैं, जबकि वो होते हैं, तभी तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस को समझा रही हूँ, पर अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चंस हिंदी में दिए हुए हैं। क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज अलग है उसकी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि इनमें से कौन सा फीचर टीचिंग स्किल का नहीं है, मतलब टीचिंग स्किल का स्पेशल फीचर इनमें से कौन सा नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। टीचिंग स्किल्स आर रिलेटेड टू एक्शन और बिहेवियर ऑफ टीचर्स। Teaching skills provide assistance and ease to students in learning. Teaching skills are related to all units of classroom teaching behavior. Teaching skills are helpful in achieving the specific educational objectives. तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा एक स्पेशल फीचर नहीं है टीचिंग स्किल का, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीचिंग स्किल्स जो है वो क्लासरूम यूनिट से रिलेटेड हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, जबकि शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। तो ये चीज़ गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेशल फीचर नहीं है टीचिंग स्किल्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन द नेचर ऑफ टीचिंग एग्जैक्टली। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट टीचिंग के नेचर को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करती है। टीचिंग इज इन इंट्रैक्शन, ठीक है, टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, टीचिंग इज एन डेवलपमेंटल प्रोसेस, टीचिंग इज यूजफुल फॉर द टीचर ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये टीचिंग को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि टीचिंग टीचर के लिए ही इंपॉर्टेंट मतलब यूजफुल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, टीचिंग इज यूजफुल फॉर द टीचर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्लियरली डिफाइंस लर्निंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लर्निंग को क्लियरली डिफाइन करती है। ऑप्शन नंबर ए है, लर्निंग जो है एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। नेक्स्ट है, लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है, लर्निंग एक प्रोसेस है ऑफ चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है लर्निंग, या फिर ये सभी। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यही सब चीज़ें लर्निंग को डिफाइन करती हैं, तो यहाँ पे सभी आ जाएंगी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग मेथड। इनमें से कौन सा मेथड एक टीचिंग मेथड नहीं है। 4 मेथड्स हमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड, इंटरव्यू मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या डिस्कवरी मेथड, ठीक है। तो जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटरव्यू मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं कि फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है, या सभी सही हैं। तो जिसका आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, सब सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स पर्सनालिटी। इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो कि पर्सनालिटी को यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। 4 ऑप्शंस है, फिजिकल और हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स या एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेंट्स। अभी यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कि फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, या सेकंड और फोर्थ सही है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। यानी जो पर्सनालिटी है वो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नेसेसरी फॉर अ टीचर बिकॉज इट। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में शिक्षक को पता होना चाहिए, क्योंकि it provides knowledge about new teaching techniques, helps to solve all types of educational problems successfully, helps the teacher to learn new evaluation techniques, helps the teacher to know himself, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। CDP की यही खूबसूरती है कि सारे ऑप्शंस आपको सही लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन कोई भी पूरी तरीके से गलत नहीं है यहाँ पे, पर यह है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज़ करना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएगा एक टीचर अगर उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता है। तो इस ऑप्शन में सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों नेचुरल प्रोसेस हैं, ग्रोथ नेचुरल है जबकि डेवलपमेंट के लिए हमें एक्सटर्नल इंटरवेंशंस चाहिए, ठीक है। इफ़ ग्रोथ इज सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट फॉलोज, अगर ग्रोथ सेटिस्फैक्ट्री होगी तो डेवलपमेंट भी फॉलो करेगा उसको, या फिर दोनों जो प्रोसेस है वो एक साथ चलती हैं और कोई भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन इनमें नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि ग्रोथ नेचुरल होती है जबकि डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन, ठीक है। विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के रोल के बारे में अगर हम बात करें तो उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है। अच्छी हेरिडिटी पुअर इन्वायरमेंट को मेकअप कर सकती है, यानी कि अगर अच्छी हेरिडिटी हो तो अगर इन्वायरमेंट ख़राब भी मिले तो भी डेवलपमेंट सही हो जाएगा। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर अगर बेकार इन्वायरमेंट है तो हेरिडिटी भी किसी काम की नहीं है, या फिर गुड इन्वायरमेंट जो है कैन मेकअप फॉर पुअर हेरिडिटी। अगर हेरिडिटी सही नहीं है पर इन्वायरमेंट अच्छा है तो डेवलपमेंट सही होगा। तो हमें बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, CDP में हमेशा हमें सिखाई जाती है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज एज रिलेटेड डेवलपमेंट।
यानी कि बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित किसने बताया था? तो यहाँ पे है जेरोम एस ब्रूनर, जीन पिगेट, डेविड ऑसबल या फिर हिल्डा टाबा। तो इसका जो आंसर है वो है जीन पिगेट यानी कि प्याजे। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15। चिल्ड्रन कुड लर्न टू बी अग्रेसिव सिंपली बाय ऑब्जर्विंग इन अडल्ट बिहेवियर एग्रेसिवली। द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ हेल्ड बाय। इसका कहना था कि बच्चे जो हैं आक्रामक या गुस्सेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो किसी अडल्ट को देखते हैं उसी तरीके से व्यवहार करते हुए। तो ये जो पॉइंट है ये किसने रखा था? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, केटल, ऑलपोर्ट, डोलार्ड और मिलर एंड बेंदूरा और उसके साथी। तो जो इसका आंसर है वो है बेंदूरा एंड हिज एसोसिएट, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे तो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज नहीं है इनमें से? सेंसरी मोटर, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सेंसरी मोटर, क्योंकि कॉलबर्ग थ्योरी में सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्टूडेंट है जो कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है पर वो उसमें फंस गया। फिर थोड़ा उसने ध्यान दिया, थोड़ा टाइम दिया उसमें, तो सडनली उसको एक क्लू मिला और उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो अब उसने ये जो लर्निंग की है, जो चीज़ सीखी है, वो किस चीज़ से सीखी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग से, क्लासिकल कंडीशनिंग से, इनसाइट से या हिरार्किकल अप्रोच से। तो इसका जो आंसर है वो है सी इनसाइट। उसने उस पर ध्यान दिया, ठीक है, और उस पर दिमाग लगाया फिर उसको सीखा। तो इसका जो आंसर है वो है सी इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस इन लर्निंग स्टाइल्स अमंग लर्नर्स में बी एट्रीब्यूटेड टू। जो लर्निंग स्टाइल्स होते हैं बच्चों के, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं। तो इसका कारण क्या है कि उनका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो अलग है सब लर्नर्स की, या थिंकिंग स्ट्रैटेजी जो वो अडॉप्ट करते हैं वो अलग है, या इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, या पेरेंटिंग अलग है, मतलब किसकी वजह से? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि उनकी थिंकिंग स्ट्रैटेजी अलग है, यानी चिंतन करने के लिए जो भी उन्होंने युक्तियाँ अपनाई हैं वो अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए उनका लर्निंग स्टाइल भी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेंटल हेल्थ। एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कौन सी योग्यता नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी एक अच्छे स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? 4 ऑप्शन है, बैलेंस्ड, इंटीग्रेटिव एंड हारमोनियस डेवलपमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, बोस्टिंग या रेगुलर लाइफ। तो जो इसका आंसर है वो है सी बोस्टिंग, यानी शेखी बगाड़ना। तो शेखी बगाड़ना, बोस्टिंग करना किसी चीज़ के बारे में, वो एक अच्छी मेंटल हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल यानी हमें बौद्धिक विकास अगर करना है, यानी ज्ञानात्मक कौशल अगर हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें इनमें से सही रहेंगी? लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, डिस्कशन सेशन या इंक्वायरी लर्निंग। तो इसका आंसर होगा इंक्वायरी लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ फॉस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट इज। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी अपने अंदर लेके आएँ तो हमें क्या करना पड़ेगा? टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड, उनके अंदर एक क्रिटिकल एटीट्यूड हम बनवाएं। उसके बाद या फिर हम टू एम्फेसाइज प्रॉब्लम्स दैट आर रियल टू देम, ऐसी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखिए जो कि वास्तविक हों उनके लिए। टू प्रोवाइड देम विथ फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक, उनके पास एक फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक हो, या फिर हम उनके आंसर्स एक्सेप्ट करने से या उनको आंसर देने से रिफ्यूज़ कर दें। तो जिसका आंसर होगा वो होगा सी, कि हम उनके अंदर फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक्स को डेवलप करवाएं, उनको दें फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करिकुलम का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है वो सभी एक्सपीरियंसेस जो स्टूडेंट स्कूल में गेट करता है, यानी जो उसको अनुभव मिलते हैं स्कूल में, क्या वो करिकुलम है? या फिर जो सब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र करता है एक टीचर, वो करिकुलम है? या फिर जो भी कोर्स में चीज़ें दी गई हैं वो करिकुलम है? या क्लास का एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स, गेम्स, ये सब करिकुलम है? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस ऑप्शन में सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, यानी जो भी एक्सपीरियंस एक बच्चे को स्कूल में मिलता है वो सब कुछ करिकुलम का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि एकेडमिक्स भी है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, NIVH इज़ रिलेटेड टू, NIVH जो है वो किससे रिलेटेड है? तो NIVH रिलेटेड है विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड लोगों से, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी यही है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स, जो कि हमारा कहाँ है? देहरादून में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, विजुअली हैंडीकैप्ड। नेक्स्ट है, प्रीलिंगुअल डेफनेस किसको कहते हैं? पूर्व भाषीय बधिरता किसको कहते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं,
बिफोर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा अर्जन से पूर्व, आफ्टर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा अर्जन के बाद, फ्रॉम बर्थ यानी जन्म से ही, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बिफोर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। अगर कोई पर्सन बोलने से पहले, लैंग्वेज को एक्वायर करने से पहले ही डेफ है यानी बहरा है, तो उसको हम लोग प्रीलिंगुअल डेफनेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्पेस ऑफ क्लासरूम अरेंजमेंट इज़ मोस्ट अफेक्टिव फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। अगर कोई पर्सन जो है वो सही से सुन नहीं सकता है तो उसके लिए कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है? सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप? तो सबसे अच्छा अरेंजमेंट है सेमी सर्कुलर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन। मेंटली रिटार्डेड पर्सन की इनमें से कौन सी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? स्लो लर्निंग, क्विक फॉर गेटिंग शॉर्ट मेमोरी, ठीक है, इमिटेशन लर्निंग या एबिलिटी टू जर्नलाइज। तो इसका जो आंसर है वो है डी, एबिलिटी टू जर्नलाइज, यानी वो सामान्यकरण नहीं कर पाता है किस चीज़ का, तो इसलिए डी इसका आंसर होगा। बाकी वो स्लो भी याद कर पाता है, जल्दी भूल भी जाता है, और अनुकरण करके उसको सिखाना पड़ता है, यानी इमिटेट करके उसको सिखाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा गया है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या एम है उसका, क्या उद्देश्य है? सोशल इंटीग्रेशन, सोशल रिकॉग्निशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब ये है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको कॉमन बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि एक तो वो समाज से एकाकीकरण उनका हो सके, यानी वो सोशली जुड़ सकें, और साथ साथ में लोग उनको मान्यता दें, इनको रिकॉग्नाइज करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बोथ ए एंड बी यानी ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, जिसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं। 28 है, एक चाइल्ड है जो कि एक स्टोरी के बहुत सारे टाइटल बता देता है, तो बताइए कि उसके अंदर कौन सी एबिलिटी है? आइडिएशनल फ्लुएंसी है उसके अंदर, या एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी है, या एसोसिएटिव फ्लुएंसी है, या वर्ड फ्लुएंसी है? तो उसके अंदर आइडिएशनल फ्लुएंसी है, यानी वैचारिक प्रवाह है उसके अंदर, यानी उसके अंदर जल्दी जल्दी से बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आ जाते हैं, वो उस पर काम कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, आइडिएशनल फ्लुएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्फेजिया इज, डिस्फेजिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू राइट, इनएबिलिटी टू रीड, इनएबिलिटी टू कैलकुलेट, या लैंग्वेज एबनॉर्मैलिटी? तो जिसका आंसर है डिस्फेजिया का वो है डी, लैंग्वेज एबनॉर्मैलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग विच डज नॉट इंक्लूड, यानी संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से कॉग्निशन में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है? थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, बोस्टिंग, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो इसका जो आंसर है वो है सी, बोस्टिंग, क्योंकि शेखी बगाना इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। तो बच्चों, इस तरीके से सीडीपी के हमने 30 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो सेक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तब तक आप ये वीडियो देखिए, और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।